क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना? हाँ, पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है? रोशन चला गया है जी? है कि चला गया है? कहाँ है? अरे बोले कि जो रिजल्ट है शनिवार को, जो टेस्ट हुआ है बिहार दरोगा, उसका रिजल्ट पिछले टेस्ट का भी नहीं आया है, इस टेस्ट का भी नहीं आया है। क्लास लगाने के बाद सब स्टाफ सब बैठल रहता है, ठीक है? तो उसको दीजिए, ये सब काम अपना नंबरिंग करेगा, रिजल्ट देगा जल्दी। मुंह देखते रहता है सब। पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए, समझे? और पेपर का कटिंग तो आप लोग के पास आइए गया होगा, क्या यही ना? चलिए शांत हो जाइए। अब देखिए, आपको जो है पेपर का कटिंग कहने का मतलब ये हुआ कि आज एक हिंदुस्तान पेपर में कहीं के संस्करण में जो दिया है, बिहार पुलिस में जो 44,000 पद खाली है, उसको लेकर बहाली प्रक्रिया की शुरुआत दिसंबर माह से होगी। दिसंबर माह से होगी, अब तो नवंबर चलिए गया है, तो अगला माह तो दिसंबर है, दिसंबर से होगा। तो ये जो है आता रहेगा, ठीक है? जैसे आज पेपर में आया दिसंबर माह से होगा, हो सकता है दिसंबर माह में शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है दिसंबर माह में ना शुरू हो तो जनवरी में शुरू हो, फरवरी में शुरू हो, मार्च में शुरू हो। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत तो होगी, निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो वैकेंसी तो आना ही आना है। एक महीना पहले आए, एक महीना बाद है, ये आता रहेगा। इसको वायरल करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, जिसको वायरल करना है करते रहने दीजिए। आपका सिर्फ काम यह है कि पढ़ते रहना है। देखिए, आप अपने काम को कई भागों में बांट दीजिए। आप अपने काम को कई भागों में बांट दीजिए, जैसे कि हम अपने काम को कई भागों में बांटे हुए हैं। जैसे पहला प्राथमिकता मेरा पढ़ाना रहता है, दूसरा प्राथमिकता खाना रहता है, और तीसरा प्राथमिकता सोना रहता है, और चौथा कपड़ा रहता है, और पांचवा अन्य चीज रहता है। समझ गए? तो जैसे हम अपने काम को अपने प्राथमिकता के अनुसार बांटे हुए हैं और उस अनुरूप काम करते हैं। पढ़ाई हो गया, पढ़ा दिए, बस हो गया। उसके बाद खाना, और उसके बाद जो है सोना। ये तीन के बाद ही चौथा किसी चीज को देखते हैं। तो आपका जो प्राथमिकता होना चाहिए, अब मान लिया जाए कि मेरा धारी बहुत बड़ा हो गया है, तो बहुत बड़ा हो गया, ये शरीर का चीज है, बड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब एकदम सब चीज से निवृत्त हो जाएंगे, लगेगा कि नहीं अभी टाइम है, अभी कटा लेते हैं, तो कटा लेंगे, नहीं तो अपना बढ़ते रहेगा। जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन कटाएंगे। तो प्राथमिकता के अनुकूल जो है आपको काम करना चाहिए। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए किताब, पढ़ाई। सबसे पहला काम किताब और पढ़ाई। और दूसरा आपका काम होना चाहिए अच्छा खाना, और तीसरा स्वस्थ नींद। जैसा मेरा है वैसा ही आपका भी होना चाहिए, तभी जाकर के कुछ होने जा रहा है, नहीं तो कुछ नहीं होने जा रहा है। ये तीन के अलावा अन्य जो भी है उसको आप अपना देखते रहिए, लेकिन ये शुरुआती जो है तीन, ये हम दोनों का मैच खाना चाहिए। मतलब हमारा पढ़ाना है तो आपका पढ़ना होना चाहिए, बाद बाकी दो अन्य सेम होना चाहिए। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और बहुत लोग अब बिहार के भीतर किसी भी ग्रेजुएट युवक से या युवतियों से आप पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसका पहला शब्द होगा दरोगा बनना चाहते हैं। पहला शब्द होगा दरोगा बनना चाहते हैं। समझिए, पहला शब्द यही होता है। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जो है कितना ज्यादा कंपटीशन है। समझिए, कितना ज्यादा कंपटीशन है, इस बात से ही आप अनुमान लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य परीक्षाओं की तुलना में यह परीक्षा आसान है। अन्य परीक्षाओं की तुलना में इसका सिलेबस डिस्क्राइब है। अन्य परीक्षाओं की तुलना में यहां पर रिजल्ट लेना जो है आसान है। समझ गए? तो यह सब वजह है। और अगली बात यह है कि लगभग 1 से 1.5 साल के भीतर जो है पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। मतलब 1.5 साल जाते जाते पूर्ण प्रक्रिया हो जाती है, और सही ढंग से सब चीज चला तो 1 साल में ही पूरा हो जाता है। मतलब आप अगर तैयारी करना शुरू किए तो 1.5 साल के भीतर जो है आपके शरीर पर डबल स्टार वाली वर्दी लग जाती है। बिहार के भीतर अन्य कोई भी परीक्षा इतना कम समय में क्लियर नहीं होता है, पुलिस विभाग के अलावे। समझ गए? तो और आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। जहां तक हमें याद है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है हम आपको मुगल बादशाह अकबर के विषय में पढ़ा रहे थे। मुगल बादशाह अकबर के विषय में पढ़ा रहे थे। तो अकबर को हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना था, और आज के सेशन में जो है अकबर को थोड़ा और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। पिछले सेशन में अकबर के जीवन से संबंधित प्रारंभिक चीजों को हम लोगों ने देखा था। अकबर किस प्रकार से अपने सगे संबंधी, अपने संरक्षक के अधीन घिरे रहे, और अंततः जाकर
1562 ईस्वी में अपने सगे संबंधी, अपने संरक्षक की बेड़ियों को तोड़ा अकबर, और फिर अकबर जो है सैन्य अभियान पर निकल पड़े। और जब अकबर सैन्य अभियान पर निकले थे तो सबसे पहले अकबर ने पूरे उत्तर भारत के राज्यों को जीता, और उत्तर भारतीय राज्यों को जीतने के बाद अकबर जो है दक्षिण भारत का अभियान किया, और फिर दक्षिण भारतीय राज्यों को जीत करके अकबर ने अपने साम्राज्य में मिलाया। तो जहां तक हमें स्मरण है, हम आपको अकबर का उत्तर भारतीय अभियान दिखा रहे थे। अकबर का उत्तर भारतीय अभियान के विषय में जो है हम आपको बता रहे थे, और अकबर के उत्तर भारतीय अभियान पूरा नहीं हुए हैं, तो पहले अकबर के उत्तर भारतीय अभियान को पूरा का पूरा देख लेते हैं, और उसके बाद अकबर के दक्षिण भारतीय अभियान, फिर अकबर से संबंधित अन्य चीजों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले 2 4 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया है, तो आप होश हवास में नींद से जग करके सतर्कता और सहजता से प्रश्नों का उत्तर देंगे। बताइएगा अब आप हमको। नोट को छोड़िए, नोट को छोड़ने के बाद इधर आइए। अकबर जब 9 वर्ष का था तो हुमायूं ने उसे कहां का सूबेदार बनाया? गजनी। जब अकबर गजनी के सूबेदार थे तो उसके संरक्षक कौन थे? मुनीम खां। जब हुमायूं ने भारत का पुनर्विजय किया तो हुमायूं ने अकबर को कहां का सूबेदार? लाहौर का सूबेदार। और जब अकबर लाहौर का सूबेदार बना, उसका संरक्षक अकबर के कब से कब के शासनकाल को बेरम खां के संरक्षण करता है? 1556 से 1560। और कब से कब के शासनकाल को पेटीकोट शासन? 1560 से 1562। 1560 से 1562/1564। इसके बाद आप बताइएगा कि जो अकबर है, अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ? पंजाब के कलानौर। पंजाब के अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है। इसके बाद जो आपको बेरम खां है, बेरम खां की हत्या किसने की थी? मुबारक खां ने की थी। मुबारक खां ने की थी। और इसके बाद आगे बताइएगा कि अकबर ने जो पहला सैन्य अभियान किया है, अकबर ने पहला सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया? मालवा। किसके खिलाफ? जब अकबर ने मालवा का अभियान किया था तो उस समय मालवा के शासक कौन थे? बाज बहादुर थे। समझे, बाज बहादुर थे। इसके बाद प्रथम राजपूत राज कौन हुआ जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार? कौन हुआ? आमेर हुआ। आमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता को स्वीकार? भारमल ने स्वीकार किया। इसके बाद अगली बात आप हमको बताइएगा कि जो आपको कौन ऐसा राजपूत राज है जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया? कौन है? अकबर 1567 में जब पहली बार मेवाड़ का अभियान किया था तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? महाराणा प्रताप। क्या महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार? महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी अमर सिंह। कौन बना था? अमर सिंह। क्या अमर सिंह ने अकबर की अधीनता को? अमर सिंह किस मुगल बादशाह की अधीनता? जहांगीर और अमर सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? चित्तौड़ की संधि। और चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1615 ईस्वी में हुई थी। अब आगे आइएगा। अकबर भारत को सामान्य तौर पर हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अकबर जब मुगल बादशाह बने थे तो अकबर आगरा को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अकबर उत्तर भारत के शासक बने थे। तो अकबर जब सैन्य अभियान पर निकले तो अकबर ने सबसे पहले यह सोचा कि पूरे उत्तर भारत को हम जीत लेते हैं और फिर हम दक्षिण भारत की ओर रुख करेंगे। तो अकबर अपने सैन्य अभियान के क्रम में सबसे पहले पूरे उत्तर भारत को जीतने का काम किया। पूरे उत्तर भारत को जीतने का काम जो है आपको अकबर ने किया, और जब पूरे उत्तर भारत को जीत लिया तब जाकर के अकबर दक्षिण भारत की ओर रुख किया। और दक्षिण भारत का अभियान करने वाला प्रथम मुगल बादशाह आपको अकबर ही हुए। अकबर से पहले कोई मुगल बादशाह दक्षिण भारत का अभियान नहीं किया था। और अकबर सम्राट की उपाधि धारण की थी। अकबर जो है सम्राट की उपाधि धारण की थी। और विशेष तौर पर अकबर जब दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया और दक्षिण भारतीय राज्यों को जीत लिया तो दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतने के बाद ही अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो अब अकबर के उत्तर भारतीय अभियान के अंतर्गत कुछ अभियान को हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा अब देखिएगा यहां से जो प्रश्न रहता है, जो बात हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, तो यहां पर जो प्रश्न रहता है, जो प्रश्न का प्रकृति रहता है, यहां पर यह रहता है, आपसे पूछा जाएगा अकबर ने बिहार बंगाल का अभियान कब किया? अकबर ने गुजरात का अभियान कब किया? अकबर ने सिंध का अभियान कब किया? अकबर ने बलूचिस्तान का अभियान कब किया? अकबर ने बीकानेर का अभियान कब किया? अकबर ने जो है रणथंभौर का अभियान कब किया? अकबर ने कालिंजर का अभियान कब किया? एक तो ये इसवी वाली बात रहती है। और दूसरी बात जो है, जब अकबर कालिंजर, रणथंभौर, बिहार बंगाल या फिर गुजरात या फिर मेवाड़, मेरता, गोंडवाना, गढ़कटंगा, किसी भी क्षेत्र का अकबर अगर अभियान किए हैं तो किसी खास वर्ष में अभियान किए हैं और उस समय वहां के कोई शासक थे, उस शासक को अकबर ने पराजित किया और उस शासक को अकबर ने पराजित करने के बाद जो है उससे अपनी अधीनता को स्वीकार करवाई, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि अकबर ने अगर कालिंजर का अभियान किया तो उस समय कालिंजर का शासक कौन था? उस समय कालिंजर का शासक कौन था? अकबर ने बिहार बंगाल का अभियान किया तो उस समय बिहार बंगाल के शासक कौन थे? अकबर ने गुजरात का अभियान किया तो उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो अकबर ने किस वर्ष में किस राज्य का अभियान किया है, एक बात यह है। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकबर जब किसी भी राज्य का अभियान किया तो उस समय वहां के शासक कौन थे और किस शासक को अकबर ने पराजित करके अपने साम्राज्य में उस क्षेत्र को मिलाया। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो अब अकबर को अगर हम देखें 1561-62 में अकबर सैन्य अभियान पर निकले। 1561-62 में अकबर सैन्य अभियान पर निकलने के बाद अकबर ने सबसे पहले मालवा को जीता। मालवा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। मालवा के शासक बाज बहादुर थे। फिर आमेर, राजपूत राज आमेर ने 1562 में अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली। आमेर के शासक बिहारी मल या भारमल थे।
फिर इसके बाद आपको अकबर ने मेरता का अभियान किया। अकबर ने जो है आपको मेरता का अभियान किया। मेरता, अगर हम मेरता को देखें तो यह भी एक राजपूत राज्य था। यह भी एक राजपूत राज्य था। यह राजस्थान में पड़ता है। यह भी एक राजपूत राज्य था और यह राजस्थान में पड़ता है। नोट को छोड़िए, बोर्ड पर देखिए, समझिए, बोर्ड पर देखिए, नोट को घर पे जाकर के पढ़ लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी लेक्चर पे ध्यान दीजिए। अगर आपके दिमाग में, आपके जेहन में लेक्चर रहता है तो फिर नोट पढ़ते हैं तो आसानी होता है, समझ गए। नहीं तो नोट देखते रहते हैं, एक बार इधर एक बार उधर, तो फिर ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, समझ गए। तो किसी एक तरफ के रहिए, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अकबर मेरता का अभियान 1562 में किया। मेरता का अभियान 1562 में किया। जब अकबर ने मेरता का अभियान किया था तो इस समय यहां के शासक राजपूत शासक जयमल थे। जयमल अकबर की मुगल सेना से डर गया और डर के मारे जो है ये मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पास चला गया। मेवाड़ के शासक मेवाड़ के शासक उदय सिंह, राणा सांगा तो पहले मर चुका था, सॉरी, मेवाड़ के शासक उदय सिंह के पास चला गया था। मेवाड़ के शासक उदय सिंह, उस समय मेवाड़ के शासक उदय सिंह हुआ करते थे। उदय सिंह के यहां जाकर के जयमल ने शरण ले ली। राजा ही अपना राज्य छोड़कर जब भाग गया तो अकबर की मुगल शाही सेना ने मेवाड़ को विजयी करने की घोषणा कर दी और इस प्रकार से जो है मेरता, क्या बताएं, चलिए, इस प्रकार से जो है मेरता, एक बार फिर से सुनिएगा, मेरता राजस्थान के भीतर एक राजपूत राज्य था। इस राजपूत राज्य का अभियान अकबर की मुगल शाही सेना ने 1562 में की। इस समय यहां के शासक जयमल थे। जयमल मुगल शाही सेना के डर से भागकर मेवाड़ के शासक उदय सिंह के यहां जाकर के शरण ले लिया। मेवाड़ के शासक उदय सिंह के यहां जाकर शरण ले लिया। तत्पश्चात मुगल शाही सेना ने मेरता को मुगल साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। इस विजयी अभियान के बाद अकबर की मुगल शाही सेना ने गोंडवाना या गढ़कटंगा का अभियान किया। गोंडवाना या गढ़कटंगा का अभियान किया। गोंडवाना या गढ़कटंगा मध्य भारत में पड़ता है, मध्य भारत में पड़ता है। गोंडवाना या गढ़कटंगा का अभियान अकबर की मुगल शाही सेना ने 1564 में किया। 1564 में किया। इस समय यहां के शासक वीर नारायण थे और वीर नारायण की माता थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, कहने के लिए गोंडवाना या गढ़कटंगा का शासक वीर नारायण था जो कि बच्चा था, लेकिन मुख्य तौर पर वहां के शासन प्रशासन को रानी दुर्गावती देखा करती थी और रानी दुर्गावती के नेतृत्व वाली गोंडवाना की सेना को मुगल शाही सेना ने पराजित किया और गोंडवाना को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम मुगल शाही सेना ने किया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब मुगलों ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना का अभियान किया तो वहां की जो संरक्षिका हुआ करती थी वह आपको रानी दुर्गावती और रानी दुर्गावती को पराजित करके जो है गोंडवाना के क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। फिर इसके बाद आपको मेवाड़ है। मेवाड़ के विषय में पिछले सेशन में हम आपको बताए हुए थे। मेवाड़ का अभियान पहली बार 1567 ईस्वी में स्वयं मुगल बादशाह अकबर ने किए, फिर 1576 में किए, फिर बाद में भी जाकर किए। मेवाड़ के शासक मुगल बादशाह अकबर की शाही सेना से पराजित हो जाया करती थी, लेकिन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया करती थी। तो मेवाड़ एक ऐसा राजपूत राज्य है जिसने अकबर की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है रणथंभौर। रणथंभौर भी राजस्थान के क्षेत्र में पड़ने वाला एक राजपूत राज्य हुआ करता था। रणथंभौर का अभियान मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1569 ईस्वी में किया गया और 1569 ईस्वी में जब रणथंभौर का अभियान किया गया तो इस समय यहां के शासक हुआ करते थे सूरजन राय हुआ करते थे और इस सूरजन राय को मुगल शाही सेना ने पराजित किया और रणथंभौर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाने की घोषणा करी। रणथंभौर के बाद आपको कालिंजर है। तो इसके बाद जो है जाकर के अकबर की मुगल शाही सेना ने कालिंजर का अभियान किया और कालिंजर का अभियान 1569 ईस्वी में ही किया। इस समय यहां के शासक रामचंद्र हुआ करते थे। रामचंद्र को पराजित करके जो है आपको कालिंजर के क्षेत्र को जीत करके मुगल शाही सेना ने मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद आगे है आपको मारवाड़ हो गया। मारवाड़ के बाद आपको बीकानेर हो गया और बीकानेर के बाद जो है आपको जैसलमेर हो गया। बीकानेर के बाद आपको जैसलमेर हो गया। तो ये जो आपको मारवाड़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ये सभी राजपूत राज्य हुआ करता था और ये सभी राजपूत राज्य राजस्थान में हुआ करता था और इन सभी राजपूत राज्यों का अभियान जो है मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में अपनी सेना के नेतृत्व में किया गया था। अब यहां पर जो मारवाड़ है, मारवाड़ के शासक आपको चंद्रसेन हुआ करते थे। चंद्रसेन हुआ करते थे। बीकानेर के शासक कल्याणमल हुआ करते थे। कल्याणमल बीकानेर के शासक हुआ करते थे और जैसलमेर के शासक जो है हर राय हुआ करते थे। तो मारवाड़ के शासक चंद्रसेन, बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर के शासक हर राय को मुगल शाही सेना ने 1570 ईस्वी में पराजित किया और पराजित करने के बाद इन सभी राजपूत राज्यों को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिलाने की घोषणा मुगल शाही सेना ने करी। इसके बाद अकबर की मुगल शाही सेना गुजरात का अभियान किया और जो गुजरात का अभियान है, अकबर के सैन्य अभियानों में जो महत्व मेवाड़ का अभियान रखता है वह महत्व आपको गुजरात का अभियान भी रखता है। देखिए, अकबर तो कई सारे सैन्य अभियान किए हैं। ऐसे तो परीक्षा में अगर आप जा रहे हैं तो हर याद रखना चाहिए, लेकिन हर कोई याद नहीं रख सकते हैं, तो हम आपको लास्ट में कुछ चिन्ह करवा देंगे कि फलना 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 निश्चित तौर पर जो है आपको याद रखना चाहिए। समझ गए? तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग गुजरात अभियान को समझते हैं। अकबर ने गुजरात का अभियान
1572-73 में किया। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने गुजरात का अभियान किया, और जब अकबर गुजरात का अभियान किए थे तो उस समय गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय थे। उस समय जो गुजरात के शासक थे वे आपको मुजफ्फर खां तृतीय थे। मुजफ्फर खां तृतीय को अकबर ने अपने गुजरात अभियान के दौरान पराजित किया और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी, और फिर अकबर अपनी राजधानी वापस लौट आया। जब अकबर अपनी राजधानी वापस लौट आया, अपनी राजधानी पहुंचा, तो अकबर को पता चला कि गुजरात में फिर से मुजफ्फर खां तृतीय ने विद्रोह कर दिया है। तो अकबर बिना रुके टुके, बिना आराम किए फिर से गुजरात अभियान पर तुरंत शीघ्र निकल गए। जैसे ही अकबर को सूचना मिली, अकबर बिना कुछ सोचे समझे, बिना आराम किए हुए पुनः गुजरात अभियान पर चले गए, और इस बार पूरी तरीका से गुजरात को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। पूरी तरीका से गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और अकबर का जो गुजरात अभियान है, इतिहासकारों ने अकबर के गुजरात अभियान को विश्व के सबसे द्रुतगामी सेना अभियान की संज्ञा दी है। विश्व के सबसे द्रुतगामी सेना अभियान की संज्ञा दी है, यानी कहने का मतलब यह हुआ आपको द्रुतगामी, सबसे तेज गति से चलने वाला अभियान, सबसे तेज गति से चलने वाला अभियान अकबर के गुजरात अभियान को कहा जाता है। और जब दूसरी बार अकबर गुजरात अभियान पर निकले थे, तो इस गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने गुजरात विजयी के बाद गुजरात का भ्रमण किया। गुजरात विजयी होने के बाद गुजरात का भ्रमण किया, और कुछ समय गुजरात में भी अकबर ने गुजारा। और जब अकबर गुजरात में समय गुजार रहे थे, तो उस क्रम में जो है अकबर पहली बार समुद्र का दर्शन किया। गुजरात समुद्र तट से बसा हुआ शहर है, और हम आपको यह बात बताए हुए थे कि जो आपको मुगल मध्य एशिया के थे, वे रेगिस्तानी इलाका के थे। उन्हें समुद्र से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं हुआ करता था, समुद्र से उनका कोई संबंध ही नहीं था, समुद्र से उनका कोई नाता रिश्ता नहीं हुआ करता था। तो पहली बार मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान जो है आपको समुद्र का दर्शन किया। और अकबर के बादशाह बनने से पहले ही भारत में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका था, और जो पुर्तगाली लोग थे वे भारत के पश्चिमी तट पर दमन द्वीप, गोवा, केरला के क्षेत्र में जो है आपको व्यापारिक कोठी खोलकर व्यापार प्रारंभ कर दी थी। तो पुर्तगालियों से भी अकबर मिले, और पुर्तगालियों से मिलने के बाद ही अकबर को नौसेना के विषय में पता चला, यानी नदी वाला सैनिक, जल सेना के विषय में पता चला। तत्पश्चात अकबर ने यह तय किया कि हम भी जल सेना का गठन करेंगे, और मुगल बादशाहों में अकबर ही ऐसे मुगल बादशाह हुए जिन्होंने नौसेना का गठन किया, और फिर व्यापार सब के विषय में पुर्तगालियों से पता किया। और मुगल बादशाह अकबर के समय ही पुर्तगालियों के साथ मुगलों का संबंध स्थापित हुआ, और जो मुगल बादशाह अकबर थे वे कार्टेज खरीदे थे ताकि वे हिंद महासागर में व्यापार कर सके। और मुगल बादशाह अकबर पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदे थे, और पुर्तगालियों से कार्टेज खरीद करके मुगल बादशाह अकबर ने हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने व्यापार को स्थापित किया, और स्थापित करने के साथ साथ जो है व्यापार भी अकबर ने जो है आपको किया। इसके अलावे अगर हम गुजरात अभियान को देखें, गुजरात अभियान को अकबर स्वयं भी एक बड़े अभियान के तौर पर देखता था। और गुजरात अभियान से लौटने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। यहां पर एक बात हम आपको चल रहा है ना जी, फोन जानते हैं इतना आता है ना, नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्या बताएं हम आपको। पीडीएफ डाउनलोड आप भेजें, चलिए ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अकबर के विषय में यहां पर कुछ डाटा है, ठीक है, कुछ चीज है यहां पर हम आपके साथ जो है शेयर करते हैं, और यह डाटा काफी महत्वपूर्ण है। अकबर के शासनकाल के दौरान जो है अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा समझते हैं ना, यानी गुलामी प्रथा, मानव के क्रय विक्रय की प्रथा को दास प्रथा कहा जाता है, समझिए दास प्रथा कहा जाता है। तो जो है इसके बाद 1562 से लेकर 1585 तक की जो उनकी महत्वपूर्ण घटना है, 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। फिर 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। फिर आपको 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था, फतेहपुर सीकरी को बसाया, और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया। इससे पहले अकबर की राजधानी हुआ करती थी आगरा। तो अकबर की राजधानी शुरुआती दौर में आगरा हुआ करती थी, और जब अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को बसाया, तो 1571 ईस्वी में ही अकबर ने अपनी राजधानी आगरा के बजाय फतेहपुर सीकरी को बना लिया। फिर आपको 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया। देखिए जो इबादत खाना था यह एक प्रकार का प्रार्थना गृह था। जो इबादत खाने था यह एक प्रकार का प्रार्थना गृह या प्रार्थना घर था। और इस प्रार्थना गृह में शुरुआती दौर में तो सभी धर्म के धर्मगुरु, शुरुआती दौर में तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु जो है इस प्रार्थना
गृह में बैठकर इस्लाम धर्म के विकास को लेकर चर्चा परिचर्चा किया करता था, लेकिन बाद में जाकर के मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर इस प्रार्थना गृह में सभी धर्म के धर्मगुरुओं को अनुमति दी गई कि सभी धर्म के धर्मगुरु जो है इस प्रार्थना गृह में शामिल होंगे, सभी धर्म के धर्मगुरु इस प्रार्थना गृह में शामिल होंगे। तो यह घोषणा 1578 में हुई थी। 1578 ईस्वी में यह घोषणा करी गई थी कि इबादत खाने में सभी धर्मों के गुरुओं को आने की अनुमति है। यह घोषणा जो है आपको 1578 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है आपको 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा करी थी। अब यहां पर मजहर क्या होता है इसको आगे हम समझाएंगे। अकबर के समय मजहर की घोषणा की गई थी। इसके बाद जो है आपको 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसे हम लोग दीन ए इलाही धर्म कहते हैं। और दीन ए इलाही धर्म के अंतर्गत ही अकबर ने 1583 ईस्वी में एक संवत की शुरुआत करी थी जिसे हम लोग इलाही संवत कहते हैं। फिर 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र में जल संकट आने के कारण अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से स्थानांतरित करके लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रहे कि यहां पर कई सारी बातें हैं जो आपको समझना है। यहां पर जो है बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना है। जैसे आपको यहां पर एक बात है दीन ए इलाही, तो अकबर के द्वारा चलाया गया जो है एक प्रकार का धर्म था दीन ए इलाही जो है अकबर के द्वारा चलाया गया एक प्रकार का धर्म था। फिर इलाही संवत अकबर के द्वारा चलाया गया एक नया प्रकार का जो है आपको संवत था। इसके बाद मजहर की घोषणा। देखिए मजहर की घोषणा क्या है। देखिए इस्लाम धर्म, अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो उलेमा वर्ग के लोग होते हैं, समझ गए, जो खलीफा वर्ग के लोग होते थे उनका आदेश सर्वोपरि होता था। जो उलेमा खलीफा वर्ग के लोग होते थे, जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, उनका आदेश सर्वोपरि होता था। लेकिन अकबर ने मजहर की घोषणा करते हुए यह कहा कि खलीफाओं का आदेश अंतिम आदेश नहीं होगा बल्कि बादशाह का आदेश अंतिम आदेश होगा। मतलब हम जो कहेंगे, अकबर ने यह कहा, हम जो कहेंगे वह सर्वोपरि होगा। इसको समझिएगा आप, हमको पता है आप नहीं समझे होंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। एक तो मजहर की घोषणा करने को लेकर अकबर को प्रेरित शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल ने किया था। शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल ने अकबर को मजहर की घोषणा करने को प्रेरित किया। अब दूसरी बात यह है कि मजहर क्या है, मजहर की घोषणा क्या है। इस्लाम धर्म में उस समय खलीफा का पद अस्तित्व में था। खलीफा का पद समाप्त हुआ है 1924 ईस्वी में, तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने किया है। तो इस्लाम धर्म में जो खलीफा कह देता था ना वही सर्वोपरि होता था। जो खलीफा कह दिया वही सर्वमान्य होगा। लेकिन मजहर की घोषणा के तहत अकबर ने यह कहा कि ना, खलीफा जो कहेगा वो सर्वोपरि नहीं होगा, जबकि मुगल साम्राज्य में जो हम कहेंगे, मतलब जो बादशाह कहेगा, जो अकबर कहेगा वो सर्वोपरि होगा। यही मजहर है, समझ गए। यही जो है आपको क्या है, मजहर है। आगे भी और भी अकबर को भी बहुत देखना है, समझ गए। आगे इन चीजों को और भी आगे करके हम देखेंगे। तो यहां पर जो है हम आपको यह बात बताना चाह रहे थे कि अकबर जब गुजरात अभियान से वापस लौटे तो उस समय अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी हुआ करती थी, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि अकबर ने 1571 ईस्वी में ही फतेहपुर सीकरी को बसा लिया था और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी अकबर ने बना लिया था। तो अकबर फतेहपुर सीकरी में जो है आपको बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाए थे। और हम आपको यह बात बता दें कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया था, उसमें गुजरात अभियान के दौरान जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कौन चीज का निर्माण? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजा का। अब देखिए, अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक और मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी मुगल बादशाह को देख लेंगे, कोई मुगल बादशाह न्यायप्रिय है, कोई चित्रकारी में ध्यान दे रहा है, तो कोई स्थापत्य कला में ध्यान दे रहा है, कोई भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के ऊपर पूरा जोर लगा रहा है, तो कोई भारत में मुगल सत्ता स्थापित करने के ऊपर पूरा जोर लगा रहा है, और कोई लड़ते हुए ही मारा गया। लेकिन अकबर को अगर आप देखेंगे तो अकबर अपने शासन काल में हर आयाम की ओर ध्यान दिया। मतलब समझिएगा, जैसे कि कुछ विद्यार्थी को आप देखेंगे, उसको अगर इतिहास पढ़ने में मजा आता है तो इतिहास में लीन है और उसको लगता है इतिहास उनका जीवन है। कोई विद्यार्थी को बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है तो बायोलॉजी में लीन है, उसको लगता है बायोलॉजी ही उसका जीवन है। लेकिन क्या सिर्फ इतिहास पढ़ के आप कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं। या क्या आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के आप कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं। अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास इतिहास का भी नॉलेज होना चाहिए, भूगोल का भी होना चाहिए, राज व्यवस्था का भी होना चाहिए, जीव विज्ञान का भी होना चाहिए, रसायन शास्त्र का भी होना चाहिए, भौतिकी का भी होना चाहिए, और अर्थ व्यवस्था का भी होना चाहिए, और समसामयिकी घटना का भी होना चाहिए, और थोड़ी बहुत मैथ रीजनिंग भी आनी चाहिए।
मतलब हर चीज आपके अंदर होनी चाहिए, हर चीज की समझ होनी चाहिए, हर विषय की समझ होनी चाहिए, तभी जाकर के आप 2213, 2446 या 1717 या 126 या अन्य में आप शामिल हो पाएंगे। लेकिन अगर आपका झुकाव सिर्फ एक और है तो आप कभी शामिल नहीं हो सकते हैं 2213, 2446 या 1717 में, या जो आएगा उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो अब जहांगीर को देखेंगे तो वो अपना चित्रकारी और नशे में लिप्त है, शाहजहां को देखेंगे तो अपने स्थापत्य कला में ही लीन है, औरंगजेब को देखेंगे तो वो जो है भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने में ही लीन है। लेकिन जब अकबर को देखेंगे आप, जब आप अकबर को पढ़ेंगे तो अकबर हर और अपना ध्यान दिया, चाहे स्थापत्य कला का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, साम्राज्य विस्तार हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अकबर ने प्रॉपर वे में ध्यान दिया, प्रॉपर वे में काम करवाया। अब यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं कि अकबर गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान से लौटने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इसके अलावे स्थापत्य कला के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में अकबर के और भी कई सारे योगदान है। आर्किटेक्ट के क्षेत्र में अकबर के जो और भी कई सारे योगदान है वह यह है, एक तो आगरा के भीतर लाल किला का निर्माण अकबर ने करवाया। आगरा का लाल किला देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, एक दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था आपको मुगल बादशाह शाहजहां ने। वहीं जो आपको आगरा का लाल किला है, आगरा के लाल किले का निर्माण जो है आपको अकबर ने करवाया था। फिर इलाहाबाद के किले का निर्माण, इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने करवाया। फिर लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने करवाया। फिर इसके बाद फतेहपुर सीकरी में जो है आपको पंचमहल हो गया, शीश महल हो गया, दीवाने खास हो गया, दीवाने आम हो गया, ये सभी का निर्माण जो है आपको मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो मुगल बादशाह अकबर है वह स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अपना योगदान देने में पीछे नहीं हटे, बल्कि उनके समय के अनुकूल जिन क्षेत्रों को स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकसित किया जाना था उन तमाम क्षेत्रों को अकबर ने विकसित किया। और ध्यान रहे, अकबर ने अपने मन मुताबिक, अपने सपना के मुताबिक अगर किसी शहर को सजाया था तो वह आपको फतेहपुर सीकरी था। अकबर अपने मन मुताबिक, अपने सपनों के मुताबिक जो है फतेहपुर सीकरी नामक शहर को बसाया था। इसके बाद एक चीज और समझिएगा, जब अकबर गुजरात को जीता तो अकबर ने गुजरात को प्रांत का दर्जा दिया, राज्य का दर्जा दिया, और राज्य का दर्जा देने के बाद अकबर ने गुजरात के भीतर सबसे पहले भूमि बंदोबस्त लागू की। अकबर ने गुजरात के भीतर सबसे पहले भूमि बंदोबस्त लागू की, और अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे आपको टोडरमल के द्वारा ही सबसे पहले गुजरात के भीतर भूमि बंदोबस्त को जो है लागू किया गया था, भूमि बंदोबस्त को लागू किया गया था। यह अकबर का गुजरात अभियान हुआ। गुजरात अभियान के साथ साथ यह सब चीज भी हम लोग देखें। चलिए, इसके बाद अकबर के द्वारा बिहार और बंगाल का अभियान किया गया। अकबर के द्वारा जो बिहार और बंगाल का अभियान किया गया है, अकबर बिहार बंगाल अभियान पर 1574 से 1576 के दौरान रहे थे। इस समय बिहार बंगाल के शासक थे दाऊद खां। कौन थे? दाऊद खां। और बिहार बंगाल का अभियान अकबर ने मुनीम खां खान खाना के नेतृत्व में किया था। मुनीम खां खान खाना के नेतृत्व में जो है आपको बिहार और बंगाल का अभियान मुगल बादशाह अकबर ने किया था। और इस समय यहां के शासक दाऊद खां थे। दाऊद खां को पराजित करके बिहार बंगाल को जीतकर अकबर ने अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद बिहार बंगाल के बाद जो है अकबर का जो अगला सैन्य अभियान है, अकबर का अगला सैन्य अभियान जो है आपको काबुल का अभियान है 1581 ईस्वी में। काबुल का अभियान अकबर ने काबुल का अभियान 1581 ईस्वी में किया। जब अकबर काबुल का अभियान किए थे तो यहां का शासक अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम था। मिर्जा हकीम अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता था और बार बार अपने आप को पूरे भारत का बादशाह घोषित कर देता था, समझ गए? तो जिस वजह से अकबर ने काबुल का अभियान किया और मिर्जा हकीम को गद्दी से अपदस्थ किया। और मिर्जा हकीम को गद्दी से अपदस्थ करने के बाद जो है बख्तू निसा को काबुल का शासक बनाया, बख्तू निसा को काबुल का सूबेदार बनाया। और ध्यान रहे कि जब अकबर काबुल अभियान पर थे तो पुर्तगाली विद्वान मॉन्सरेट अकबर के साथ थे। पुर्तगाली विद्वान मॉन्सरेट जो है आपको अकबर के काबुल अभियान के समय जो है अकबर के साथ थे। इसके बाद अकबर ने कश्मीर का अभियान किया। अकबर ने कश्मीर का अभियान जो है आपको 1585-86 में किया। और इस समय यहां के शासक यूसुफ खां हुआ करते थे और अकबर ने यूसुफ खां को पराजित करके जो है कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। और ध्यान रहे कि कश्मीर के क्षेत्र में यूसुफजाई जाति हुआ करती थी और यूसुफजाई जाति के विद्रोह को दबाते हुए अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में से एक नवरत्न बीरबल जो है आपको मारा गया था। कश्मीर अभियान के बाद अकबर के द्वारा जो है आपको सिंध का अभियान किया गया। अकबर के द्वारा सिंध का अभियान 1591 ईस्वी में किया गया। इस समय यहां के शासक जानी बेग हुआ करते थे। फिर अकबर के द्वारा 1592 ईस्वी में उड़ीसा का अभियान किया गया। फिर बलूचिस्तान का अभियान 1595 ईस्वी में किया गया। कंधार का अभियान 1595 ईस्वी में किया गया। तो इस प्रकार अकबर ने 1592 में ओडिशा, 1595 में बलूचिस्तान और कंधार जैसे क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया। यानी कुल मिलाकर के देखेंगे तो कोई भी ऐसा उत्तर भारतीय राज्य नहीं बचा था जिसे अकबर नहीं जीत पाए थे। लगभग हर उत्तर भारतीय राज्य को जीत करके अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, सिवाय मेवाड़ के। लेकिन मेवाड़ के शासक को भी अकबर ने पराजित किया था। भले मेवाड़ के शासक जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं की हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेवाड़ के शासक को भी अकबर ने पराजित किया था। अब जब अकबर पूरे उत्तर भारत
पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। तो पूरे उत्तर भारत को जीतने के बाद जो है अकबर की यह इच्छा हुई कि वह जो है विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत, विंध्याचल पर्वत को पार करके जो है दक्षिण भारत का रुख करे। जब अकबर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करना चाह रहे थे तो उस समय दक्षिण भारत में जो है आपको 4 राज्य हुआ करता था। उस समय दक्षिण भारत में 4 राज्य हुआ करता था। दक्षिण भारत में जो आपको 4 राज्य हुआ करता था, उन 4 राज्यों में एक खानदेश, दूसरा अहमदनगर, तीसरा बीजापुर और चौथा गोलकुंडा। अकबर जब दक्षिण भारत का अभियान करना चाह रहे थे उस समय दक्षिण भारत में ये 4 प्रांत या ये 4 राज्य हुआ करते थे। अकबर सबसे पहले इन दक्षिण भारतीय राज्यों के नाम खत लिखा और यह कहा कि आप जो है हमारी अधीनता को स्वीकार लीजिए, नहीं तो फिर हम आपके राज्य पर आक्रमण करेंगे और आपके राज्य को जीत करके हम अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो इन 4 राज्यों में एकमात्र खानदेश ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। खानदेश ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। खानदेश जब अकबर की अधीनता को स्वीकार किया तो उस समय खानदेश के शासक हुआ करते थे मलिक राजा फारूकी। मलिक राजा फारूकी खानदेश का शासक हुआ करता था। मलिक राजा फारूकी ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली, लेकिन बाद में जाकर मलिक राजा फारूकी का निधन हो गया। मलिक राजा फारूकी के निधन होने के बाद खानदेश का अगला शासक बना उसका पुत्र मीरन बहादुर ने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया और मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दी। जब मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दी तो मुगल बादशाह अकबर फिर से खानदेश का अभियान किया और मुगल बादशाह अकबर फिर से खानदेश का अभियान 1601 में किया और फिर मीरन बहादुर को पराजित करके खानदेश को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा करी। और खानदेश का अभियान जो 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था, इस खानदेश अभियान के दौरान ही 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश राज्य के अंतर्गत ही असीरगढ़ के किला को जीता और असीरगढ़ का किला अकबर का अंतिम सैन्य अभियान है। और इस सैन्य अभियान के बाद अकबर सैन्य अभियान पर नहीं जाने लगे थे। इसके पीछे कई सारे कारण थे, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले खानदेश ने तो शुरुआती दौर में जाकर अकबर की अधीनता को स्वीकार लिया। तो अब अकबर को लगा कि एगो तो स्वीकार लिया है, अब मात्र 3 गो बच रहा है। तो अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति अब्दुर रहीम खान को दक्षिण भारतीय राज्यों के अभियान पर भेजा। और अकबर के कई सारे संतान थे, समझिए अकबर के कई सारे संतान थे, जैसे मुराद हो गया, सलीम हो गया, समझिए ये सब अकबर के संतान हुआ करते थे। तो अकबर दक्षिण भारत का जो अभियान किया है, जैसे आप याद कीजिए, हम आपको दिल्ली सल्तनत बताए हैं, सल्तनतकालीन सुल्तानों में आपको अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया? किसके नेतृत्व में? मलिक। कम लोग के मुंह से आवाज आता, मुंह तोड़ देंगे हम, ठीक है, समझ गए, जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी को। 1000 दिनारी जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। चलिए आगे आइएगा। आप किताब कॉपी नहीं पढ़ते हैं वो? चलिए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया, उसी प्रकार से मुगल बादशाह अकबर ने अब्दुर रहीम खान और अपने पुत्र मुराद के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया। मुराद और अब्दुर रहीम खान सबसे पहले अहमदनगर का अभियान किया। जब अहमदनगर का अभियान किया था तो अहमदनगर के शासक बहादुर शाह था। और बहादुर शाह बच्चा था। और बहादुर शाह की बुआ या फुआ हुआ करती थी, उसका नाम था चांद बीबी मूल तौर पर बीजापुर की शासिका थी। जो बीजापुर है, बीजापुर की शासिका थी चांद बीबी, मूल तौर पर बीजापुर की शासिका चांद बीबी थी। और चांद बीबी का भतीजा बहादुर शाह अहमदनगर का शासक था कहने के लिए, लेकिन अहमदनगर भी बीजापुर के अधीन ही था, मतलब अहमदनगर भी चांद बीबी के अधीन ही था। जब मुगलों का आक्रमण अहमदनगर पर हुआ तो चांद बीबी ने यह महसूस की कि मुगलों के साथ समझौता करने में ही हमारी भलाई है। तो फिर चांद बीबी मुगलों के साथ समझौता की और मुगलों के साथ समझौता करते हुए चांद बीबी ने अहमदनगर का क्षेत्र मुगलों को सौंप दी।
अहमदनगर का क्षेत्र मुगलों को सौंप दी। और ऐसा चांद बीबी इसलिए करी क्योंकि उनको अपना साम्राज्य बीजापुर बचाना था, अपना साम्राज्य बीजापुर बचाना था। इस प्रकार अहमदनगर मुगल साम्राज्य में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अहमदनगर साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों ने चांद बीबी और मुगलों के साथ हुए समझौता को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अहमदनगर मुगलों के अधीन नहीं है, चांद बीबी यहां की शासिका नहीं है, चांद बीबी बीजापुर की शासिका है। तो अकबर को यह खबर लगी तो फिर से मुगल शाही सेना अहमदनगर का अभियान किया और फिर अहमदनगर को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा, अगर हम बीजापुर और गोलकुंडा को देखें तो बीजापुर और गोलकुंडा को अकबर जीतकर अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाए थे। बीजापुर और गोलकुंडा को अंतिम तौर पर मुगल साम्राज्य में जीतकर मिलाने का श्रेय मुगल बादशाह औरंगजेब को जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब को जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1687-88 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। लेकिन अकबर ने खानदेश और अहमदनगर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब यहां पर एक चीज यहां हमें देखना है कि अकबर का अंतिम सेना अभियान 1601 में हुआ, असीरगढ़ का किला, और इसके बाद अकबर सेना अभियान नहीं करने लगे। आखिरकार ऐसी कौन सी बात हुई कि अकबर सेना अभियान नहीं करने लगे? देखिए, एक तो अकबर बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे और अकबर इस बात को समझते थे कि अगर परिवार में ही पिता पुत्र के बीच संबंध बेहतर नहीं रह जाता है तो बाहर के लोग क्या सोचेंगे और फिर इसका मुगल साम्राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सब बात अकबर के दिमाग में आने लगा था। देखिए, हुआ क्या था, 1599 और 1600 ईस्वी की बात है। एक तो अकबर के कई संतानों में अकबर के राजनीतिक तौर पर जो सबसे सक्रिय संतान थे वे आपको सलीम थे। अकबर का समकालीन एक सूफी संत था, उसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। और ऐसा कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को सलीम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से उसका नाम सलीम ही रखा गया। और यही सलीम इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया, यही सलीम इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया। और जहांगीर अय्याश प्रकृति का था, समझ गए। जहांगीर की एक प्रेमिका थी, जहांगीर की ऐसे कई सारी प्रेमिका थी, लेकिन जहांगीर की एक प्रेमिका थी अनारकली, समझ गए। अनारकली, और अनारकली जो है एक वेश्या थी। अनारकली नामक वेश्या से जहांगीर प्रेम करता था। लेकिन अकबर यह चाहता था कि जहांगीर का संबंध अनारकली के साथ नहीं रहे, जिस वजह से अकबर ने अनारकली को मुगल साम्राज्य से ही बाहर करवा दिया। उसको मोटी रकम देकर के जो है मुगल साम्राज्य से ही बाहर करवा दिया। तो जहांगीर की प्रेमिका अनारकली को जहांगीर के जीवन से अकबर ने बाहर निकाल दिया, जिस कारण अकबर और जहांगीर के बीच, यानी पिता और पुत्र के बीच विवाद हो गए। एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि जहांगीर की महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जो जहांगीर था, जहांगीर की महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी और जहांगीर यह चाहता था कि कितना जल्दी हो सके कि हम मुगल गद्दी पर बैठ जाए। तो जहांगीर मुगल गद्दी पर बैठना चाहता था, जिस वजह से जहांगीर अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह करने लगा था मुगल राज दरबार के भीतर। एक तो यह बात हो गई। और तीसरी बात यह है कि अकबर अपने जीवन के अंतिम समय में बीमार रहने लगे थे, यानी काफी चिंतित रहने लगे थे। और चिंता का कारण जहांगीर था, अकबर के चिंता का कारण जहांगीर था। और चिंतित होने के कारण जो है बहुत सारा बीमारी अकबर को जकड़ लिया था, कई बीमारियों से अकबर ग्रसित हो गए थे। तो एक तो अकबर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, दूसरा अकबर के जो पुत्र जहांगीर थे वह विद्रोह करने लगे थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये तमाम कारण है जिस वजह से अकबर 1601 ईस्वी के बाद से कोई सेना अभियान नहीं करने लगे और यह अंतिम सेना अभियान उनका हो गया। और अंततः शासन प्रशासन करते हुए अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर का निधन हो गया। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर का निधन हो गया। तो अकबर के निधन की हम बात करें तो अकबर का निधन जो है आपको अक्टूबर 1605 में अकबर का निधन हो गया। अकबर के निधन के बाद आपको आगरा के निकट सिकंदरा नामक शहर में अकबर को दफना दिया गया। आगरा के निकट सिकंदरा नामक शहर में जो है अकबर को दफना दिया गया और उनका मकबरा सिकंदरा में ही है। और ऐसा नहीं है कि अकबर का मकबरा बहुत भव्य है, नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ गए। यानी जहांगीर चाहता तो बहुत भव्य मकबरा बनवा सकता था, लेकिन जहांगीर जो है अकबर से रुष्ट थे, जिस वजह से जो है आपको जैसे तैसे मकबरा बनवा दिया। इसके बाद अकबर के निधन होने के बाद अगले मुगल बादशाह आपको जहांगीर बने हैं। तो आगे हम जहांगीर के विषय में देखेंगे, लेकिन अकबर के विषय में और भी कई सारी बातें हैं, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को देखें, तो जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी मनसबदारी प्रथा है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी जो है आपको मनसबदारी व्यवस्था है।
मनसबदारी व्यवस्था है। यह जो मनसबदारी व्यवस्था है, इसकी शुरुआत मुगल बादशाह अकबर ने किया था। इसकी शुरुआत मुगल बादशाह अकबर ने किया था। और ध्यान रहे कि अकबर का लगभग 49 बरस से अधिक का शासनकाल है। अकबर का लगभग 49 बरस से अधिक का शासनकाल है। और इस अवधि में अकबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में कई सारे पदों का सृजन किया, कई सारे विभाग लाए। और हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि अगर मुगल प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कोई पद, कोई विभाग हो, अगर आप जानते हैं तो फिर आप टिक कीजिए। और अगर मुगल प्रशासनिक व्यवस्था और मुगल विभाग से संबंधित प्रश्न हो और आप नहीं जानते हैं कि उसका सृजन किसने किया है, तो आप अकबर मारिए। 60% केस में सही होता है, 100% केस में सही नहीं होता है। 60% केस में सही होता है, 40% केस में गलत होता है। यानी ज्यादातर चांस ये होता है सही होने का। हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? चलिए, तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। और मुगल प्रशासन इस मनसबदारी व्यवस्था पर ही टिका हुआ था। इसकी शुरुआत मुगल बादशाह अकबर ने की थी। मुगल काल में मनसबदार का मतलब नौकर हुआ करता था। नौकर, मनसबदार का मतलब नौकर हुआ करता था। यानी अगर कोई यह कहता है कि हम मुगल मनसबदार हैं, या हम मुगल मनसबदार थे, या हम मुगल मनसबदार बनेंगे, तो इसका मतलब यह होता है कि वह मुगलों के अधीन नौकर हुआ करता था। मुगलों के अधीन क्या हुआ करता था? नौकर। और मनसबदार या मनसबदारी व्यवस्था हमें दो चीज के विषय में बताता है। अगर मान लिया जाए कि हम कहते हैं हम मुगल मनसबदार हैं, तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था किसी भी व्यक्ति के दो चीज के विषय में बताता है। एक उसके जात और दूसरा उसके सवार। जात का मतलब यह नहीं कि जो है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कैस्ट, यादव, ये नहीं। जात का मतलब यहां पर ओहदा या पद, या पद, कौन पद पर है, आपका ओहदा क्या है, आपकी क्या शक्ति है, आपकी क्या शक्ति है, इसको जात बताता था। वहीं सवार की हम बात करें तो सवार घोड़े की संख्या बताता था। सवार घोड़े की संख्या बताता था, यानी उसके पास कितनी सेना है। तो जो मुगल मनसबदारी व्यवस्था है, इससे हमें किसी व्यक्ति के दो चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, एक जात और दूसरा सवार। जात के अंतर्गत व्यक्ति के ओहदा, पद या शक्ति, उसके पास कितना पावर है, उसको कितना वेतन मिलता है, कितना वेतन मिलता है। और सवार घोड़े की संख्या को बताता था। सवार घोड़े की संख्या को बताता था। यह तो मनसबदारी व्यवस्था के विषय में हुआ। अब इसके अलावे हम आपको पिछले भी सेशन में इस बात का जिक्र किए थे कि अकबर अगर महान हुआ तो अकबर की महानता का सबसे बड़ा कारण है उनके दरबार में जो 9 महान विद्वान नवरत्न रहा करते थे, उन नवरत्नों की उपस्थिति के कारण ही अकबर महान हो पाए। समझ गए? अकबर महान हो पाए। तो अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे, अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे, अकबर के दरबार के नवरत्नों को याद रखने का ट्रिक है। अब हम फौज में तट पर हैं। अब हम फौज में तट पर हैं। समझ गए? देखिए देखिए, इसको प्यास लग गया है। क्या लगा? प्यास। बोतल लेकर के जा रहे हैं। ट्रिक नहीं लिखा हुआ है, नहीं होना चाहिए। ट्रिक लिख लीजिए तो नोट में इसको, फिर हम बताते हैं। अब हम फौज में तट पर हैं। चलिए देखिए, यहां पे होता है आ से अबुल फजल, आ से अब्दुल रहीम खाने खाना, बा से बीरबल, हा से हकीम हुकाम, मा से मुल्ला दो प्याजा, फौज से फैजी, मौ से मानसिंह, तो से तानसेन, तो से टोडरमल, तो से टोडरमल। फिर से बोल देते हैं, सुनिए। आ से अबुल फजल और अब्दुल रहीम खाने खाना, दूगो है, अबुल फजल और अब्दुल रहीम खाने। बा से बीरबल, बा से हा से हकीम हुकाम, मा से मुल्ला दो प्याजा, फौज से फैजी, मा से मानसिंह, ता से तानसेन, और टो से टोडरमल, टो से टोडरमल। ठीक है। तो अकबर के महान होने के पीछे यही 9 लोग थे। अकबर के महान होने के पीछे जो है यही 9 लोग थे। अब इसके विषय में थोड़ा सा सुनिएगा। सबसे पहले औ से अब्दुल रहीम खाने खाना। देखिए, अकबर
के शुरुआती दौर के जो संरक्षक बेरम खां थे, बेरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को जहांगीर का गुरु बनाया था। मतलब जहांगीर के जो गुरु थे, जैसे अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ, वैसे जहांगीर के गुरु अब्दुल रहीम खाने खाना। और अब्दुल रहीम खाने खाना एक विद्वान व्यक्ति था। इन्होंने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। साथ ही साथ जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में ही अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान किया। इसके बाद अ से ही अबुल फजल होता है। अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में से एक महान नवरत्न अबुल फजल थे, जो कि बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनके द्वारा ही अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की गई है। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की गई है। और अबुल फजल और जहांगीर का संबंध बेहतर नहीं था। जहांगीर के आदेश पर ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करवा दी। फिर बीरबल है, ब से बीरबल। बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में मध्य प्रदेश के कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल का मूल नाम महेश दास हुआ करता था। बीरबल को अकबर ने राजा और राजकवि की उपाधि प्रदान की थी। और बीरबल का दिमाग जो था ना, काफी तेज था। समझिए, काफी तेज था, काफी तार्किक दिमाग था उनका, काफी आगे की सोच वाला दिमाग था उनका। और अकबर की बातों को तार्किक ढंग से अगर कोई काटता था तो वह बीरबल था। जिस वजह से अकबर ने बीरबल को न्याय विभाग का प्रधान बनाया था। क्योंकि अकबर को पता था कि अगर कोई हमारे साम्राज्य में सच्ची न्याय कर सकता है तो वह बीरबल है, सही न्याय कर सकता है तो वह बीरबल है। और जब अकबर 1585-86 ईस्वी में कश्मीर का अभियान किया था, उस कश्मीर अभियान के दौरान ही यूसुफजाई जाति के विद्रोह को दबाते हुए बीरबल मारा गया था। इसके बाद हकीम हुकाम है। हकीम हुकाम जो है पाकशाला का प्रधान था, यानी भोजनालय का प्रधान था, भोजनालय। और मुगल बादशाह अपनी शानो शौकत के लिए याद किया जाता है। जैसे आज भी रेस्टोरेंट में जाइएगा, मुगलई पराठा मिलता है ना, मुगलई चिकन तंदूरी, यानी कुछ है उसमें मुगल शब्द जोड़ देता है। समझ गए, होता कुछ न। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। हकीम हुकाम पाकशाला का प्रधान था। और मुगलों के खान पान के विषय में बहुत सारा अफवाह है। समझ गए, जैसे कि मुगलों के लिए मान लिया जाए किसी तेल में खाना बनाया गया, किसी तेल में मछली तला गया, मछली का मूड़ा समझते हैं ना, ऊपर वाला पार्ट, हाँ, तेल में तला गया तो उस तेल में फिर मछली का दूसरा पीस नहीं तला जाएगा, वो तेल साइड कर दिया जाएगा, फिर दूसरा पीस तलने के लिए दूसरा तेल लाया जाएगा। और वो तेल जो है जनता के बीच बांट दिया जाएगा या बहा दिया जाएगा। समझ गए, तो मुगल जो है काफी शानो शौकत के लिए जाना जाता था। फिर मुल्ला दो प्याजा है, ये जो है ना कपिल शर्मा था। कपिल शर्मा का क्या काम है? हंसना और हंसाना, कोई भी बात को लेकर हंस देना, ठीक है, कुछ बोला हंसना शुरू, कुछ भी बोला। वैसे ही ये व्यंगकार था मुल्ला दो प्याजा। और दूसरी बात जो है, खाना में 2 प्याज लेना पसंद करता था और अपने कमर में भी 2 प्याज लटका करके रखता था, जिस वजह से इसको नाम दे दिया गया मुल्ला दो प्याजा। आगे फौज है, फैजी, फौज से फैजी। फैजी एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और अबुल फजल का भाई था। और मुगल दरबार में अकबर के शासनकाल में जो जो फैजी था, ये राजकवि के पद पर था। और इसी के नेतृत्व में अकबर ने अनुवाद विभाग का निर्माण करवाया और कई सारे ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद इन्हीं के नेतृत्व में करवाया। मसेमान सिंह
आमेर के शासक बिहारी मल या भारमल के पुत्र भगवान दास के पुत्र मानसिंह थे, और मानसिंह ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में अकबर को सबसे ज्यादा साथ दिया था। अकबर जो अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया था, अकबर को उसके साम्राज्य विस्तार में सबसे ज्यादा साथ अगर अकबर को किसी ने दिया था तो वह मानसिंह ने दिया था। और दूसरी बात, जब अकबर को आप देखेंगे, अकबर को जानेंगे, अकबर भले ही मुसलमान हो लेकिन अकबर हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित था, और अकबर हिंदू धर्म से जो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था, हिंदू धर्म की और जो उनका झुकाव हुआ था वह मानसिंह के कारण ही हुआ था। और मानसिंह के कारण ही अकबर जो है आपको माथा पर टीका लगाना शुरू कर दिया था, माथा पर चंदन लगाना शुरू कर दिया था। फिर तुलादान प्रथा की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई। तुलादान प्रथा के अंतर्गत जो है एक तरफ बादशाह को एक तराजू के एक पल्ले पर बैठा दिया जाता था, और दूसरे पल्ले पर जो है आपको सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, जितने भी मूल्यवान धातु होते थे उन मूल्यवान धातुओं से बादशाह को तौला जाता था। मूल्यवान धातुओं से जो है बादशाह को तौला जाता था। इसी को तुलादान प्रथा कहा जाता था। यानी तुलादान प्रथा अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी, और वैसी प्रथा जिसके अंतर्गत मूल्यवान धातुओं से बादशाह को तौला जाता था उसी को तुलादान प्रथा कहा जाता था। और ध्यान रहे कि अकबर जो धार्मिक तौर पर उदार व्यक्तित्व का उभरकर सामने आया और हिंदू धर्म के ऊपर उनका काफी ज्यादा झुकाव था, उसमें उनके गुरु अब्दुल लतीफ का भी योगदान था। मानसिंह के साथ साथ अब्दुल लतीफ का भी योगदान था, और अब्दुल लतीफ का यह मानना था कि धार्मिक तौर पर आपको सहिष्णु व्यक्ति बनना पड़ेगा, धार्मिक तौर पर समन्वय की नीति को लेकर के आपको चलना पड़ेगा। मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि धार्मिक सौहार्द की स्थिति साम्राज्य के भीतर बनी रहे। फिरता से तानसेन है। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। जो तानसेन थे वे बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, और तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा के दरबार में रहा करता था, और तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ध्रुपद गायन शैली का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था आपको तानसेन, और साथ ही साथ तानसेन ने कई सारी कृतियों की रचना की है, जैसे कि मियां का मल्हार, मियां का टोड़ी, मियां का सारंग, ये सभी तानसेन की कृतियां हैं। आगे टोडरमल है। टोडरमल अकबर के दरबार में रहने वाले राजस्व विभाग के प्रधान थे, यानी एक प्रकार से वित्त मंत्री थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के क्षेत्र में जो भी बदलाव किए गए वो सभी बदलाव टोडरमल के नेतृत्व में ही किया गया था, और टोडरमल के द्वारा ही भूमि बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है, जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। और इन्होंने कई सारे ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया है टोडरमल ने, जैसे भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद जो है आपको टोडरमल ने किया है। किसने किया है? टोडरमल। तो अकबर के महान होने के कारण, महान होने का कारण जो है अकबर के दरबार के ये विद्वान भी है। बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए, अकबर खत्म हुआ। और ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब मुगल बादशाह के विषय में बता देंगे तो उसके बाद मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, साहित्य, सिक्का, चित्रकारी, न्याय, मुगल में सब अलग अलग पढ़ेंगे। वहां पर भी बादशाह की चर्चा होगी। मतलब धार्मिक क्षेत्र में क्या किया, साहित्यिक क्षेत्र में क्या किया, न्यायिक क्षेत्र में क्या किया, ये सब चीज वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे? चलिए, अब आगे आइए। आइए, याद कीजिए। अब अकबर इन टकलू हम बेल फोड़ देंगे। हाँ, सुन रहे हैं संदीप जी, राहुल कुमार यादव जी, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है यहाँ पर, एकदम बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हम भी यहाँ पर देख रहे हैं, समझ गए? एकदम चल रहा है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप जाकर के अपना सही कीजिए। यहाँ से संस्थान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं?
हाँ जी। हाँ जी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी को नहीं बसाया था, फतेहपुर सीकरी को उससे पहले बसा लिया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया, ये बात है। चलिए आइए अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट होकर के सब अपने अपने मुंह से पान, लड्डू, खैनी, सुपारी जो भी है निकाल लीजिए, अब बोलना शुरू कीजिए। चलिए, अकबर ने मेड़ता का अभियान कब किया? 1500। इस समय यहां के शासक कहां जाकर शरण ले लिया था? मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक किस राजपूत राज्य के शासक ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह के यहां जाकर शरण इसलिए ले लिया क्योंकि उसके राज्य पर मुगल शाही सेना ने आक्रमण कर दिया। कौन था? गोंडवाना या गढ़कटंगा का अभियान कब हुआ? यहां की शासिका रानी दुर्गावती कहां की शासिका थी? रणथंभौर का अभियान अकबर ने कब किया? यहां के शासक। कालिंजर का अभियान कब किया? यहां के शासक। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर का अभियान, मारवाड़ के शासक। बीकानेर, जैसलमेर। अकबर ने गुजरात का अभियान कब किया है? इस समय गुजरात के शासक, गुजरात के शासक अकबर के किस अभियान को विश्व का सबसे द्रुतगामी अभियान बताया? कौन अभियान को? चलिए, अकबर ने गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। और इसके बाद पहली बार पुर्तगाली से किस अभियान के दौरान मिले? पुर्तगाली से किस अभियान के दौरान? गुजरात अभियान, गुजरात अभियान के दौरान मिले। इसके बाद समुद्र को पहली बार किस अभियान के दौरान? नौसेना विभाग का गठन किस अभियान, किस अभियान के दौरान? गुजरात अभियान के दौरान। मुगल और पुर्तगालियों के बीच संबंध स्थापित किस बादशाह के समय? अकबर। किस बादशाह के समय? किस मुगल बादशाह ने पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदा? किसने खरीदा? अकबर ने खरीदा। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? दास प्रथा का अंत। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त। जजिया कर को समाप्त, जजिया कर को समाप्त। अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी को बनाया, आगरा से फतेहपुर सीकरी। इबादत खाने का निर्माण, और इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में था। इबादत खाना कहां था? इबादत खाना क्या है? क्या है? इबादत खाने में सभी धर्म के धर्म गुरुओं को अनुमति दी गई। इबादत खाने में सभी धर्म के धर्म गुरुओं को अनुमति। मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा। अकबर ने मजहर की घोषणा किसकी प्रेरणा से किया? शेख मुबारक अबुल फजल और फैजी। शेख मुबारक अबुल फजल और फैजी, शेख मुबारक अबुल फजल और। तो अकबर ने मजहर की घोषणा किसकी प्रेरणा से किया? मजहर की घोषणा का मतलब क्या? बादशाह का ही, बादशाह का ही घोषणा अंतिम घोषणा, बादशाह का ही निर्णय अंतिम निर्णय। सब चीज बादशाह। समझ गए? आगे अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही को कब बसाया? दीन इलाही को कब बसाया? इलाही संबत की शुरुआत फतेहपुर सीकरी से अपनी राजधानी लाहौर को बनाया 1585। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, आगरा के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? इलाहाबाद के किला का निर्माण, लाहौर के किला का निर्माण, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? अकबर ने करवाया। आगे बिहार बंगाल का अभियान अकबर ने कब किया? इस समय यहां के शासक कौन थे? काबुल का अभियान कब किया? इस समय यहां के शासक अकबर के किस अभियान के दौरान पुर्तगाली विद्वान मानसरेट अकबर के साथ थे? हाँ, अकबर के किस अभियान के दौरान पुर्तगाली विद्वान मानसरेट अकबर के साथ थे? कश्मीर का अभियान अकबर ने कब किया? इस समय यहां के शासक। सिंध का अभियान कब किया? यहां का शासक। प्रथम मुगल बादशाह जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया हो? अकबर के दक्षिण भारतीय अभियान के समय दक्षिण भारत में कितने राज? किस एकमात्र राज ने अकबर की अधीनता को स्वीकार? किसने? इसके बाद अकबर ने अहमदनगर का अभियान किया था।
हाँ या ना? अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया? अब्दुल रहीम खाने खाना और मुराद। अब्दुल रहीम खाने खाना और अब्दुल रहीम खाने खाना और अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया? अब्दुल रहीम खाने खाना और मुराद। बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में कौन मिलाया था? औरंगजेब। कौन मिलाया था? अंतिम रूप से जीतकर कौन मिलाया था? औरंगजेब। कौन मिलाया था? अकबर का अंतिम सेना अभियान कौन सा किला? कब हुआ है ये? कब हुआ है? अकबर का निधन कब हुआ है? मकबरा कहां है? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का बैकबोन, इसकी शुरुआत किसने की है? मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या बताता है? सवार क्या बताता है? एकमात्र मुगल बादशाह जिसके दरबार में नवरत्न रहता था, कौन था? अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उसको याद रखने का ट्रिक, अब हम फौज में आ से, फिर आ से, बा से, हा से, मा से, फौज से, मा से, ता से, टो से। अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में कौन दीवान के पद पर था? दीवान के पद पर। टोडरमल बंदोबस्त या दसाला बंदोबस्त किसने लागू किया? किसने? संगीत सम्राट के नाम से किसे जाना? अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे दी? अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में रहता था? किसके दरबार में? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। चलिए, अकबर ने किसके प्रभाव में आकर अकबर का झुकाव हिंदू धर्म की ओर ज्यादा? मान सिंह ने अकबर को साम्राज्य विस्तार में योगदान दिया था, साथ दिया था। इसके बाद अकबर का राजकवि कौन था? अकबर ने अनुवाद विभाग का निर्माण किसके नेतृत्व में? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है यूसुफजाई जाति के विद्रोह को दबाते हुए कौन मरा? एकमात्र हिंदू जिसने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को अपनाया, कौन था? चलिए, इसके बाद जहांगीर का गुरु कौन था? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने? अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल की हत्या जहांगीर के आदेश पर किसने कर दिया? वीर सिंह। अब इसको घर पे जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसे आगे अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, वो बैग वाला को रोकिए, तो उसको पकड़िए, तो बैग वाला को जो व्हाइट टी शर्ट है, अरे इधर आगे। सबसे लास्ट में आया था वो, जाने के लिए भी धड़फड़ा रहा है, लंबा है, बैग वाला है, ठीक है? काहे ऐसे करते हैं महाराज? ठीक है, चलिए, हाँ, होमवर्क पूछेंगे। चलिए, हल्ला मत कीजिए। जानते हैं, एक बात बताते हैं, बताइए, आज का युग जो है बहुत फास्ट हो गया, ठीक है? कैसे फास्ट हो गया है बताते हैं। एक तो पहली बात यह है कि पहली बार हमको भी रात में लगा कि हम भी शादी करने के लायक हो गए, समझे? हल्ला मत कीजिए, हल्ला कीजिएगा तो नहीं बताएंगे। चलिए, होमवर्क क्या था? होमवर्क? प्राकृतिक आपदा और 134 से 151। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला होमवर्क है प्राकृतिक वनस्पति सिंचाई एवं नहरें। 10 और 11, ठीक है? अब आगे होमवर्क सुनते हैं, 134 से 140। जानते हैं, बताते हैं। अरे सुनिए ना महाराज, एगो लड़की है, पटना यूनिवर्सिटी की है, समझे? तो वो जो है बहुत दिन से हमको फॉलो कर रही है, नाम हमको भी नहीं पता है, तो अरे सुनिए ना महाराज, पटना की ही है, पटना यूनिवर्सिटी में है, पढ़ती है, पार्ट 3 में है, ठीक है? बताइए, वो नंबर ऊपर करके जो है सीधे हमको फोन की, और नंबर ऊपर करके सीधे और कुछ बताई कि यानी कोई जान पहचान का, ये संबंधी ही है, ठीक है? सामान्य तौर पर जो है, जो रिलेशन लगता है, जो संबंध बनता है, वो रिलेशन से ही रिलेशन लगता है। नहीं, डांटे नहीं उसको, प्यार से बात की, बहुत प्यार से बात की। लेकिन बाद में जाकर जो है डांट भी दिए, बाद में जाकर। पहले तो उससे हम जानना चाह रहे थे, अब पहले ही डांट देते तो फिर, जैसे मान लिया जाए कि आप पहला क्लास में आए, हम आपको 4 फट्टा दे दिए, तो फिर आप थोड़े रहिएगा, भाग जाइएगा। पहले प्यार से बात किए, उसके बाद जो है टरका दिए।
बताइए, देखिए हम आपको बोलते हैं कि शादी विवाह जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है। गार्जियन के दिशा निर्देश में ही मेरे ख्याल से शादी विवाह करना चाहिए, मेरा ऐसा अपना मानना है। और हम इस वजह से इस बात को बता रहे हैं, देखिए आज का युग इतना फास्ट हो गया है, यानी माता पिता जो है बेटी को ही आगे बढ़ा देता है, ठीक है, जबकि उनके गार्जियन को होना चाहिए, यानी हम जानते हैं उनके गार्जियन को, हम जानते हैं, तो उनके गार्जियन को यह होना चाहिए कि उनका गार्जियन मेरे गार्जियन से बात करे, ठीक है, ये होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होता है। और देखिए कि जो है वो अपने बेटी को ही आगे बढ़ा दिया, ये तो सही नहीं है। सही है कहीं? हमको मिलने के लिए बोल रही है, समझे? तो ऐसे तो हम उसको टरका दिए हैं। हम बोले हैं कि फिलहाल हमको 23-24 दिसंबर तक तो फुर्सत ही नहीं है, बिहार एसएससी का एग्जाम है, उसमें सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो हम दिन रात एक करके पढ़ाते हैं, समझ गए? आप लोग मिलिएगा? अच्छा, चलिए अब आइए, यहाँ पे सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कोरो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। नई सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा कौन राज्य में आता है? कौन राज्य में? ओडिशा। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जाए? लातूर। कहां है? कहां है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचल? 4 ना। भारत का अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित? पूर्वी क्षेत्र। बेसाल्ट लावा के अवक्षय के कारण कौन सा? काली रेगुर किसका नाम? रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कौन राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी कहां पाई जाती है? राजमहल। लेटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है, हाँ या ना? मिलती है ना? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण लेटे? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी? जलोढ़। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती? बांगर। क्या कहलाती है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? चिकनी। मृदा अपरदन कितने चरणों में होता है? 5। कितना? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण करके, ठीक है। तो अगला होमवर्क है प्राकृतिक वनस्पति और भारत की सिंचाई एवं, चलिए आए शांत रहिए। तो अगला होमवर्क तो ये दे दिए हैं, और अगला क्लास मेरा शुक्रवार को है ना, तो आज इसी वजह से नहीं मारे हैं और 1 by 1 नहीं पूछे हैं, क्योंकि शुक्रवार को वही करना है। कुछ भी पूछ सकते हैं, इतिहास में कुछ भी, पॉलिटी में कुछ भी, इकोनॉमिक्स में पहला और दूसरा चैप्टर। चलिए यही आपका होमवर्क है। मूल तौर पर इकोनॉमिक्स पर क्या आइएगा, चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी में जो दे दिए हैं। और एक बात और बता रहे हैं, आप लोग डेली टेस्ट सीरीज देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं देते हैं तो सोमवार से देना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। सीट नहीं है ऑनलाइन दीजिए, और 1 दिसंबर से जो है ऊपर, इस ऊपर के ऊपर वाला क्लासरूम जो है 1 दिसंबर से हो जाएगा, तो फिर सीट हो जाएगा, समझ गए। उसमें जो है लगभग 800-900 बच्चा बैठ सकता है, ऊपर से आगे से लेकर उधर पीछे तक है पूरा, समझ गए। यानी 1000 की, वो तो एकदम पीछे तक है। हमको लगता है उसमें उस क्लासरूम में सिर्फ 1200-1300 बच्चा बैठ सकता है, एकदम यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, वहां तक है। तो फिर सीट का कोई कमी नहीं रहेगा। डेली टेस्ट सीरीज में आप निश्चित तौर पर भाग लीजिए। बार बार हम आपको कह रहे हैं, अगर आप पढ़ने के साथ साथ डेली टेस्ट सीरीज में भाग नहीं लेते हैं तो परीक्षा में फायदा होगा, लेकिन थोड़ा कम फायदा होगा। लेकिन आप पढ़ने के साथ साथ डेली टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, और 100% आपका रिजल्ट होगा। और आपको भी रिजल्ट चाहिए, हमको भी रिजल्ट चाहिए, फाइनली, समझ गए। तो फिर इससे आगे जो है बढ़ते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।